हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम क्या करेंगे कि एक डाइपोल लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डाइपोल ले लिया है, ए बी डाइपोल। ये शॉर्ट डाइपोल ले लिया मैंने। यहाँ पे ये जो चार्ज है ये मैंने -2 लिया है, यहाँ पे जो ये चार्ज है मैंने +2 चार्ज लिया है। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर डाइपोल लेंगे और एक कहीं पे भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, मतलब कहीं पर भी हम एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हमने एक्सियल लाइन पे भी कैलकुलेट कर चुके हैं और परपेंडिकुलर भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, कहीं पे भी कोई आर्बिट्री पॉइंट लेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये कोई पॉइंट ले लिया है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे देती हूँ मैं के। ये मैंने एक डाइपोल लिया हुआ है। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो मेरा पी डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये के मैंने क्या लिया हुआ है, कोई भी रैंडम पॉइंट लिया हुआ है। ये मेरा सेंटर है किसका, डाइपोल का। सेंटर से इसका डिस्टेंस जो होगा इस पॉइंट का, के पॉइंट का, वो मेरा होगा एट एन एंगल थीटा पे। और मैं इस डिस्टेंस को क्या बोलूँगी, जो ये मेरा ओ से और के तक का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं आर बोल देती हूँ। और जो मेरा डाइपोल का डिस्टेंस है वो मेरा 2a होगा। एज यूजुअल हम पढ़ चुके हैं एक्सियल में भी और इक्वेटोरियल में भी कि डाइपोल का डिस्टेंस हम 2a लेते हैं। और जो डिस्टेंस मैंने ओ के लिया है पर्टिकुलर पॉइंट से, और जो सेंटर ऑफ डाइपोल का डिस्टेंस है वो मेरा के होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। इसको एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको भी एक डाइपोल एज्यूम कर लेंगे। ये डाइपोल मेरा ए बी है, तो जो ये मेरा डाइपोल होगा एक्सियल के लॉन्ग, मैं इसको नाम दे देती हूँ A1 B1 डाइपोल। जो A1 और B1 है वो मैंने एक्सियल डाइपोल कंसीडर किया हुआ है। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ। जो परपेंडिकुलर किसके होगा, जो ये मेरी ओके लाइन है इसके मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। और ये मेरा परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल डाइपोल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो इसीलिए मैं इसको A2 B2 डाइपोल दे देती हूँ। ये हमने एज्यूम किए हुए A1 A2 मैंने एक्सियल डाइपोल कंसीडर किया हुआ है और A2 B2 मैंने इक्वेटोरियल डाइपोल कंसीडर किया हुआ है। ये एट एन एंगल 90 पे है। जो A1 B1 के कारण जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। और जो मेरा परपेंडिकुलर के कारण जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी प्रीवियस वीडियोस में। जैसा कि हमें पता है कि ये क्या है, जैसे ये मेरा थीटा है और ये क्या है, मेरी लाइन है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर जिसके साथ आपका थीटा होता है वही एंगल हमारा कोस होता है। जो मैंने ये एक्सियल डाइपोल कंसीडर किया हुआ है A1 B1, इसके अलोंग जो मेरा P है, P डाइपोल है, ये किस कंपोनेंट में, मेरा ये P डाइपोल यहाँ पे है। अब मैंने क्या किया, इसको एक ऐसे एंगल पे किया हुआ है और एक इसको ऐसे एंगल पे किया हुआ है। अब ये दो एंगल्स पे है। जो ये मेरा P कंपोनेंट है, P डाइपोल मोमेंट है, जो P है ये दो कंपोनेंट में रिजोल्व होगा। एक कंपोनेंट होगा मेरा वो P कोस थीटा होगा। जो मेरा AB डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, मेरा P है। मैंने P से उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। बट जो मेरा एट एन एंगल पे जो डाइपोल है, जो एक्सियल के लॉन्ग डाइपोल है मेरा, क्योंकि हमने पढ़ा था जिसके साथ थीटा बनता है उसे हम कोस लिखते हैं। तो जो मेरा ये लाइन होगी ये मेरी होगी P कोस थीटा, क्योंकि ये एक्सियल लाइन है। सिमिलरली जो मेरी इक्वेटोरियल लाइन है वो क्या होगी मेरी, वो P साइन थीटा होगी। अब ये P साइन थीटा क्यों होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है। ये मैंने कोई डाइपोल लिया हुआ है, इस पर मैंने एक एक्सियल लाइन बनाई और एक मैंने इक्वेटोरियल लाइन बनाई। जो मेरी एक्सियल लाइन है वो होगी मेरी P कोस थीटा, और जो इक्वेटोरियल लाइन है वो साइन थीटा होगी, P साइन थीटा। अब ये कोस थीटा क्यों है, क्योंकि इसके साथ एंगल बना हुआ है। जो मेरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये मेरी किसके कारण है, ये मेरी एक्सियल डाइपोल जो मेरा A1 B1 है उसके कारण ये मेरी इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो परपेंडिकुलर है उसके कारण मेरी ये फील्ड इंटेंसिटी है। अब एक पॉइंट की दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो नहीं हो सकती ना सेम पॉइंट पे, तो क्या होगी, इसकी एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी। उसको मैं नाम दे देती हूँ N, कुछ भी नाम दे देते हैं हम। और ये जो मेरे एट एन एंगल पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैं इस एंगल को नाम दे देती हूँ यहाँ पे अल्फ़ा। और हम अब क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। और ये मेरा पॉइंट है, मैं इसको L नाम दे देती हूँ। सिमिलरली इस पॉइंट को मैं M नाम दे देती हूँ। आपको ये डायग्राम अच्छे से समझना होगा क्योंकि इसी पे बेस्ड है ये कंप्लीट डेरिवेशन। जो ए बी है वो मेरा शॉर्ट डाइपोल है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये कुछ थियोरी है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। वो मेरा सेंटर ऑफ डाइपोल है
और हमें क्या करना है, ई कैलकुलेट करना है किस पॉइंट पे, के पॉइंट पे। तो ये मेरी इंटेंसिटी है ना एट एन एंगल पे, ये मुझे कैलकुलेट करनी है। उसके बाद मैंने ओ के आर एज्यूम किया हुआ है, ये भी मैंने लिख दिया। और जो ये मेरा बी ओ के है, ये मेरा एंगल थीटा है, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जो जो डेरिवेशंस में आप करते हैं वो हर चीज़ आपको मेंशन करनी होती है। जो मेरा पी है, डायपोल मोमेंट है, वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगा, पी कोस थीटा और पी साइन थीटा। जो पी कोस थीटा है मेरा, वो अलोंग A1 B1 के होगा। अलोंग जैसे कि ये मेरा A1 B1 है, इसके अलोंग है मेरा पी कोस थीटा, और जो मेरा A2 B2 है, इसके अलोंग है मेरा पी साइन थीटा। अब मैं क्या करूँगी, फील्ड इंटेंसिटी जो पर्टिकुलर पॉइंट की है उस पे एक्सियल लाइन के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करूँगी। इट मीन जो ये मेरी लाइन है इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करूँगी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि जो हमारी इवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मेरी किस पे, एक्सियल लाइन पे। हमने पढ़ा था कि जो मेरी इवन एक्सियल लाइन पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो होती है 2p वेक्टर, और नीचे क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब। ये हम पीछे वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, फील्ड इंटेंसिटी एट के ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन की जो फील्ड इंटेंसिटी है वो हम कैलकुलेट करेंगे। एक्सियल लाइन हमारी ये है, और एक्सियल लाइन पे हम पी कोस थीटा की वैल्यू को निकालेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो फील्ड इंटेंसिटी है मेरी एक्सियल लाइन पे, वो क्या थी, वो थी 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये मेरी फील्ड इंटेंसिटी थी। बट मेरे यहाँ पे p क्या है, दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व है, p कोस थीटा और p साइन थीटा। अब मैं एक्सियल के लिए निकाल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे p की जगह पे क्या लिखूंगी, p कोस थीटा। तो मैं p के साथ क्या लिख देती हूँ, कोस थीटा, क्योंकि मैं अकेला p लेती, उसके इसमें मैं अकेला p लेती जब मैं सिर्फ ए बी वैक्टर लेती। बट मैं ए बी वैक्टर अब नहीं ले रही हूँ, एट एन एंगल पे मैं वैक्टर ले रही हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये p कोस थीटा। और जो ये मेरी फील्ड इंटेंसिटी है, मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, के एल से। ये मेरा के एल से मैंने इसको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फील्ड इंटेंसिटी जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके ऊपर फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। हमने ये चीज़ थी जो एक्सियल लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो हमने कैलकुलेट कर ली है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल जो लाइन है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। हम एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मेरा जो पी है वो है साइन थीटा। अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था कि जो पीछे वाली वीडियोज़ में हमने इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया था। इक्वेटोरियल लाइन के कारण जो पर्टिकुलर मेरा पॉइंट था उस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया था। वो मेरी किसकी इक्वल आई थी, वो मेरी आई थी p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसकी इक्वल आई थी। बट यहाँ पे जो मेरा p है वो किस में कंपोनेंट्स में रिजोल्व है, p साइन थीटा में रिजोल्व है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इक्वेटोरियल लाइन की जो मेरी p है, यहाँ पे मैं p की जगह पे p साइन थीटा रखूँगी। p साइन थीटा क्यों रखूँगी, क्योंकि मेरा जो p है वो दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व हुआ है यहाँ पे। और जो ये है इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, के एम से। इस इंटेंसिटी को मैंने यहाँ पे ये के एम से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे मैंने एल और एन को ज्वाइन कर दिया है और एन और एम को ज्वाइन कर दिया है। ये ज्वाइन क्यों किया है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ज्वाइन मैंने इसलिए किया ताकि एक पैरेललोग्राम बन जाएगा कंप्लीट, और इस पे हम पैरेललोग्राम लॉ लगा के वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मेरा के एन है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी को। रिजल्टेंट इंटेंसिटी को ये क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम पैरेललोग्राम में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग जो मेरा के एन है वो क्या होगी, मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी। अब ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे होगी मैं आपको शॉर्ट में बता भी देती हूँ। जैसे ये मेरा एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, ये मेरा होगा परपेंडिकुलर, और जो ये के एल है ये मेरा होगा बेस। तो जो मेरी के एन की वैल्यू आएगी वो होगा हाइपोटेन्यूज। हम ये पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम में कि जो मेरा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, इट मीन्स मेरा के एन का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस मेरा परपेंडिकुलर है एल एन, ये मेरा परपेंडिकुलर स्क्वायर। मुझे वैल्यू निकालनी है के एन की। यहाँ पे मेरा स्क्वायर है और उस साइड जाके इसकी पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, हाफ हो जाती है। ये चीज़ हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं। अब मुझे यहाँ से के एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपको पता होगा मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ई निकालनी है। जो मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ई है वो किसके इक्वल आएगी, वो आएगी E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ये होगी मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ई।
अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यूज़ को रखेंगे। अब आप सोचेंगे कि जो ये मेरी E1 E2 स्क्वायर की वैल्यू ये कैसे आई है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि पैरेललोग्राम ला है जो वो हमारा ये कहता है कि जो रिजल्टेंट हमारी वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा के इक्वल होगी। बट अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारा एंगल जो है वो कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। तो कोस 90 मेरा क्या होता है, 0। इसलिए मेरी ये कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाती है और मेरे पास ये वैल्यू बचती है, और इसीलिए हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, E1 की वैल्यू को यहाँ से उठा के इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सबसे पहले मैं E1 की वैल्यू को पुट करूँगी, वो होगी मेरी 2p वेक्टर कोस थीटा 4 पाई एफ साइन नॉट आर क्यूब का स्क्वायर। सिमिलरली मैं E2 की वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर देती हूँ। ये रही मेरी E2 की वैल्यू, मैं ये यहाँ पे पुट कर देती हूँ। ये अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये हो जाएगी मेरी p साइन थीटा 4 पाई एफ साइन नॉट आर क्यूब का स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं नीचे। मैं इसको ओपन करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, 2p कोस थीटा का स्क्वायर अलग होगा और ये 4 पाई एफ साइन नॉट आर की क्यूब का स्क्वायर अलग होगा। सिमिलरली यहाँ पे p साइन थीटा का स्क्वायर अलग होगा, 4 पाई एफ साइन नॉट आर क्यूब का स्क्वायर अलग होगा। अब मैं क्या कर लेती हूँ, ये वैल्यूज़ ये स्क्वायर में है, ये बाहर आके इसकी पावर सिंगल हो जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे भी p है और यहाँ पे भी p है। जो मेरा p है वो क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन आउट। यहाँ से मेरा ऊपर से p कॉमन आउट आ जाएगा। सिमिलरली 4 पाई एफ साइन नॉट भी यहाँ पे स्क्वायर में है और यहाँ पे भी स्क्वायर में। तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं भी इसे कॉमन आउट ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा कॉमन आउट हो जाएगा। अंदर पावर 2 है और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो बाहर पावर क्या हो जाएगी, सिंगल पावर। अब जो मेरे पास अंदर बचेगा वो यहाँ पे मेरे पास बचेगा, जो मेरे पास अंदर बचेगा वो होगा 2 कोस थीटा का स्क्वायर और यहाँ पे होगा साइन थीटा का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इजीली इसको सोल्व करना है। यहाँ पे ये मेरा p वेक्टर है, यहाँ पे ये 4 पाई एफ साइन नॉट आर क्यूब है। अगर मैं अंदर रूट वाली वैल्यू को सोल्व करती हूँ तो ये मेरा होगा 2 का स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर थीटा और ये होगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मैं 4 कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकती हूँ, मैं 4 कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकती हूँ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यों लिखा है ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो वैल्यू है ये मेरी ई की चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि जो कोस स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है, ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये 1 हो जाएगी और ये वैल्यू मेरी 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये वैल्यू मेरी एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे ये p भी एज इट इज़ और 4 पाई एफ साइन और आर की क्यूब, ये वैल्यू भी मेरी क्या रहेगी यहाँ पे एज इट इज़। यहाँ तक ये वैल्यू हमने निकाल ली थी और यही वैल्यू क्या होगी, मेरी रिजल्टेंट वैल्यू होगी, मतलब यही मेरा रिजल्ट होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, जो ये मेरी अल्फ़ा एंगल है, जो मेरा ये के है, ये एंगल कितना है यहाँ पे, ये अल्फ़ा एंगल है। आपको दिख रहा होगा जो मेरा एल के एन है वो कितना है, मेरा एल के एन ये मेरा है अल्फ़ा एंगल। तो मैं क्या करती हूँ, टेंजेंट अल्फ़ा की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, एल एन बाई के एल। इट मीन्स एल एन मीन्स परपेंडिकुलर और के एल मीन्स बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस हमारा क्या होता है, टेंजेंट अल्फ़ा। ये टेंजेंट अल्फ़ा हम किस लिए निकालते हैं, ये हम डायरेक्शंस के लिए निकालते हैं। सो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, एल एन की वैल्यू को पुट करेंगे और के एल की वैल्यू को पुट करेंगे। ये वैल्यूज हम पहले निकाल चुके हैं। जो मेरी एल एन की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, के एम के इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों ही परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इन दोनों की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। सिमिलरली मेरा जो के एल है और एम एन है, इनकी वैल्यूज़ भी सेम होंगी। ये आपको डायग्राम में थोड़ी सेम नहीं लग रही है, बट एक्चुअली में ये वैल्यूज सेम ही होती हैं। जो मेरी के एल है वो किसके इक्वल होगी, एम एन के इक्वल। आपको ये पता है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर था मेरा, और ये मेरी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थी, और ये मेरी एक्सियल जो लाइन थी उसके अलोंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे
के एम और एम एन की वैल्यू को पुट कर देती हूँ। जो मेरी के एम है उसकी वैल्यू की क्या थी मेरी, उसकी वैल्यू जो मेरा के एम है वो मेरा होगा पी साइन थीटा बाय 4 पाई एफ साइन नॉट आर क्यूब। और जो मेरा एम एन है, वो होगा मेरा 2p कोस थीटा बाय 4 पाई एफ साइन नॉट आर की क्यूब। अब आपको पता है ये चीज़ मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा था मैथ्स में छोटी क्लासेस में कि जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो ऊपर जाके हम इसके फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कैसे होगा। जैसा कि यहाँ पे मेरा ये पी साइन थीटा 4 पाई एफ साइन और आर की क्यूब है, ये मेरा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो ये चेंज हो जाती है। ये चीज़ हम आई थिंक 7th 8th क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो मेरी वैल्यू ये हो जाएगी। अब मेरा पी से पी कैंसिल आउट, 4 पाई एफ साइन नॉट से इससे ये कैंसिल। अब यहाँ पे जो मेरे पास बचेगा वो होगा साइन थीटा और 2 कोस थीटा। और ये वैल्यू मेरी किसकी इक्वल चल रही है, टेंजेंट अल्फा के इक्वल। और आपको पता है साइन थीटा बाय कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के। और साथ में मेरा हाफ चल रहा है। इट मीन्स हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मेरा टेंजेंट अल्फा है वो हाफ ऑफ टेंजेंट थीटा होगा। इट मीन्स टेंजेंट अल्फा की वैल्यू टेंजेंट थीटा की हाफ होगी। तो मैं क्या करती हूँ, अगर यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू 0 रखती हूँ, टेंजेंट थीटा हमें पता है मैथमेटिकली 0 होता है, तो हमारी टेंजेंट अल्फा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली अगर मैं क्या करती हूँ, जो मेरा टेंजेंट थीटा है उसकी वैल्यू मैं अगर 90 रखती हूँ, अगर मैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू 90 रखती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी। ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंट अल्फा के। तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, या फिर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरी π/2। सो इसीलिए हम ये बोल देते हैं कि जो ये वाली लाइन है मेरी, ये एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन आपको किस बेस पे बोला कि जो मेरी लाइन है ये एक्सियल लाइन है, ये इसलिए बोला मैंने आपको क्योंकि अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखती हूँ तो ये कंप्लीट टर्म मेरी 0 हो जाती है और अल्फा की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 0 आती है। अगर मेरा यहाँ पे अल्फा 0 आ रहा है इट मीन्स ये मेरी एक्सियल लाइन है, क्योंकि एक्सियल लाइन के अंदर एंगल 0 होता है। सिमिलरली टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 रखती हूँ और टेंजेंट 90 कितना होता है मेरा, इन्फिनिटी। और यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90, क्योंकि टेंजेंट अल्फ़ा इन्फिनिटी कब होगा, जब हमारा एंगल 90 होगा। तो इट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मेरा थीटा कितना है, 90 डिग्री है, इट मीन्स ये मेरा थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा मैं अगर इस थीटे को ऐसे 90 बना देती हूँ, अगर ये मेरा थीटा 90 हो जाता है तो जो ये मेरी लाइन बनेगी, ये मेरी लाइन क्या होगी, इक्वेटोरियल लाइन की तरह बिहेव करेगी।